हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सियां भाग 46। अमन की बातें सुनकर चाची का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने जैसे ही अमन पर हाथ उठाना चाहा, चाचा बीच में आ गए और चाची को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, खबरदार, जो तुमने इस घर में अपनी मर्जी चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से मैं इतना गिर गया कि मैंने अपनों को ठेस पहुंचाई। मैं और अमन प्रीति की सगाई में जाएंगे, ये कान खोलकर सुन लो, तुम समझी? चाची ने सुना तो उनका घमंड चूर चूर हो गया। चाचा की आंखों में उन्हें बगावत साफ नजर आ रही थी। अपने गाल से हाथ लगाए चाची वहीं खड़ी अमन और चाचा को देख रही थी। चाचा ने अमन की तरफ देखा और कहा, चलो अमन। अमन अपने पापा के साथ वहां से चला गया और चाची पैर पटक कर रह गई। घर से बाहर आकर चाचा ने अमन को किसी काम से भेज दिया और खुद गुप्ता जी के घर की तरफ चले आए। घर में कदम रखते हुए एक बार उनके पैर कांपे, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और अंदर चले आए। विनोद को घर में आता देखकर शगुन का मन घबराने लगा, कहीं फिर से कोई परेशानी खड़ी ना हो जाए। शगुन ने देखा गुप्ता जी कुछ ही दूर खड़े लड़के को घर की सजावट के बारे में समझा रहे थे। जैसे ही विनोद उनकी तरफ जाने लगा, शगुन विनोद के सामने आई और कहा, चाचा जी, 2 दिन बाद प्रीति की सगाई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ये सगाई हो जाने दीजिए। पापा से इस वक्त किसी तरह की बहस या लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। विनोद ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसकी एक गलती की वजह से आज उसके अपने कितने परेशानी में थे। उन्होंने शगुन के हाथों को थामते हुए कहा, तुमने क्या मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया है शगुन, कि मैं अपनी ही बेटी की सगाई में कोई बाधा डालूंगा? मैं तो बस यहाँ भाई साहब से अपने किए गए बुरे कर्मों की माफी मांगने आया हूँ। शगुन ने सुना तो हैरानी से चाचा को देखने लगी। शगुन को खामोश देखकर चाचा ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम सबसे माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारी चाची की बातों में आकर मैंने तुम सबको बहुत दुख पहुंचाया है। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने आया हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कहते हुए चाचा की आंखों में आंसू भर आए। गुप्ता जी ने अपने भाई को वहां देखा तो उसकी तरफ चले आए। बड़े भाई को अपनी ओर आता देखकर विनोद उनके पैरों में जा गिरा और माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, आपको तकलीफ दी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरा इंसान हूं भाई साहब। विनोद को रोता देखकर गुप्ता जी का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे उठाते हुए कहा, चुप हो जाओ विनोद, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इंसान कभी गलत नहीं होता, वक्त गलत होता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। नहीं भाई साहब, मैंने बहुत गलतियां की है। अपनी फूल जैसी बच्चियों का दिल दुखाया, इसलिए भगवान ने आज तक मुझे बेटी नहीं थी। विनोद ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शगुन और प्रीति भी तो तुम्हारी बेटी है ना विनोद, मैंने तुम्हें माफ किया। गुप्ता जी ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा। दोनों भाई फिर से एक हो गए। शगुन ने देखा तो उसकी भी आंखें भर आई। इतने में अमन भी चला आया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसने मिठाई का डिब्बा अपने पापा को दिया तो उन्होंने एक टुकड़ा उठाकर गुप्ता जी को खिलाते हुए कहा, आज से आपके और मेरे बीच की सारी कड़वाहट दूर कर दीजिए भाई साहब, और आप चिंता मत कीजिए। प्रीति की सगाई का सारा जिम्मा मेरा। तुमने अपना गुस्सा भुला दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है विनोद। गुप्ता जी ने कहा तो विनोद ने अमन से कहा, अरे खड़े क्या हो, जाओ जाकर मिठाई खिलाओ सबको। हाँ पापा। कहते हुए अमन ने सबसे पहले शगुन को मिठाई खिलाई। शगुन तो बहुत खुश थी। ये सब देखकर वह विनोद और अपने पापा के पास आई और उनसे बातें करने लगी। अमन ने वहां काम कर रहे सभी लोगों को मिठाई खिलाई और फिर सामने से आती प्रीति की तरफ आकर उसे अपने हाथ से मिठाई खिलाते हुए कहा, मुंह मीठा करो प्रीति दी, पापा और ताऊजी में झगड़ा खत्म हो गया। मैं नहीं मानती, जो इंसान अपने बड़े भाई को मरता हुआ छोड़कर जा सकता है, वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया? कहीं फिर से ये चाचा की कोई चाल तो नहीं? प्रीति ने कहा, नहीं प्रीति, पापा सच में अपने किए के लिए शर्मिंदा है। अमन ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर ये मिठाई सबसे पहले तुम खाओ। प्रीति ने अमन के हाथ से मिठाई का टुकड़ा लेकर उसे ही खिला दिया और वहां से चली गई। अमन डिब्बा हाथ में पकड़े आगे बढ़ गया और सामने से आती वेदी से जा टकराया। मिठाई का डिब्बा जैसे ही उसके हाथ से छूटा, वेदी ने थाम लिया और कहा, अरे अमन, देखकर
अभी तो मिठाई के साथ साथ आप भी गिर जाते। अमन ने खुद को संभाला और कहा, क्या करूं, खुशी ही इतनी है कि पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। लीजिए मिठाई खाइए, पापा और ताऊजी में अनबन खत्म हो चुकी है। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम 2 पीस लेंगे, वेदी ने कहा। एक काम कीजिए, आप ये डिब्बा ही रख लीजिए। कहते हुए अमन वापस वेदी को डिब्बा थमाता है और वहां से चला जाता है। डिब्बा देते हुए सहसा ही दोनों की उंगलियां एक दूसरे की उंगलियों से टकरा गई। एक खूबसूरत एहसास दोनों को छूकर गुजरा। वेदी मिठाई खाने में बिजी थी। जाते जाते अमन ने उसे पलटकर देखा और फिर बाकी लोगों के साथ मिलकर घर की सजावट बटाने लगा। कानपुर, उत्तर प्रदेश। गुड्डू ने रमावतार के घर का ऑर्डर ले लिया और गोलू के साथ चल पड़ा उनके घर में अरेंजमेंट करने। गोलू क्या, पूरा मोहल्ला जानता था रमेश और गुड्डू के झगड़े के बारे में, और आज गुड्डू उसी के घर में काम करने जा रहा था। गोलू ने रोकना चाहा, लेकिन गुड्डू इस बार मिश्रा जी की बातों का बहुत बुरा मान चुका था और इस बार वह सुधरना चाहता था। कुछ देर बाद दोनों रमेश के घर के सामने पहुंचे। अब लड़के तो थे नहीं, इसलिए गुड्डू और गोलू को ही सब टेंट लगाना था। गोलू, तुम अंदर चलो, हम वो सामान लेकर आते हैं, गुड्डू ने डंपर से सामान उतारते हुए कहा। अरे गुड्डू भैया, हम है ना, हम करते हैं, गोलू ने कहा। अरे कोई बात नहीं गोलू, तुम बाकी का सब काम देखो, जे हम ले आते हैं, चलो जाओ, गुड्डू ने बड़ा सा कालीन उठाते हुए कहा। गोलू अंदर चला आया और रमेश के पिताजी से बातचीत करने लगा। कालीन उठाए गुड्डू जैसे ही अंदर आया, रमेश की नजर उस पर पड़ी। उसे गुड्डू को वहां देखकर बड़ी हैरानी हुई कि वह यहाँ कैसे, लेकिन खुशी भी थी कि गुड्डू की ऐसी हालत देखकर उसे अपनी सारी बेइज्जती याद आ गई जो गुड्डू ने की थी। वह गुड्डू के पास आया और अफसोस जताते हुए कहा, क्या हालत हो गई है तुम्हारी गुड्डू मिश्रा, वैसे जे काम सूट कर रहा है तुम पर, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम जे हम वो, कहाँ गई तुम्हारी रंगबाजी। गुड्डू ने रमेश को नजरअंदाज करना ही ठीक समझा और साइड से जाने लगा, लेकिन रमेश तो उसे नीचा दिखाने का मन बना चुका था। उसने फिर से कहा, क्यों गुड्डू, मुंह में जबान नहीं है या तुम्हारे पिताजी ने मना किया है बड़े लोगों के मुंह लगने से। गुड्डू मुस्कुराया और रमेश की तरफ देखकर कहा, हाँ, पिताजी ने कहा था कि बड़े लोगों से दूर रहना, मुंह मत लगना। गुड्डू के इतना कहते ही रमेश खुश होकर मुस्कुराने लगा तो गुड्डू ने आके कहा, उका है ना, बहुते बड़े वाले चूतिया जो हो तुम। इतना कहते ही रमेश के चेहरे से खुशी गायब हो गई। उसने गुड्डू को देखा तो गुड्डू आगे बढ़ गया। वह गुड्डू को रोकता, लेकिन उससे पहले किसी ने उसे बुला लिया और रमेश को वहां से जाना पड़ा। गुड्डू अब किसी भी तरह के लफड़े में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया और अपना काम करने लगा। गुड्डू पूरी मेहनत से सब काम कर रहा था। उसकी आंखों में कुछ पाने का जुनून गोलू को साफ नजर आ रहा था। वह गुड्डू को देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सब ठीक हो जाने की दुआ करने लगा। रमेश के घर में सब अरेंजमेंट करके गोलू और गुड्डू वहां से निकल गए। शाम हो चुकी थी। बाइक चलाते हुए गुड्डू ने कहा, यार गोलू, एक तो बात कहे। हाँ कहो ना भैया, पीछे बैठे गोलू ने कहा। मन ना बहुत बेचैन है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ छूट गया है हमसे, कहीं मन ही नहीं लगता है। हमें लगता है हम पहले वाले गुड्डू हैं ही नहीं, कुछ अधूरा सा लगता है हमें खुद में, गुड्डू ने कहा। तो गोलू समझ गया कि गुड्डू शगुन को मिस कर रहा है, लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहा। तो उसने गुड्डू की बात संभालते हुए कहा, हम समझ सकते हैं भैया, इतनी सारी परेशानियों में हैं आप, तो मन तो अशांत रहेगा ही, पर हमारे पास इसका समाधान है। वो क्या है गोलू, गुड्डू ने पूछा। गोलू मुस्कुराया और कहा, नए ऑर्डर के लिए कल हम दोनों जा रहे हैं बनारस, महादेव की शरण में। वहां जाएंगे तो सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएगी। चलोगे ना? कमाल करते हो यार गोलू, जे भी कोई पूछने की बात है, जरूर चलेंगे। अब जब तुम्हारे साथ काम शुरू किया है तो जहां तुम जाओगे वहां हम भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे बाबू गोलगप्पे वाले के पास। बहुत दिन हो गए हमने गोलगप्पे नहीं खाए। कहते हुए गुड्डू ने बाइक चौक की तरफ मोड़ दी और कुछ देर बाद ही दोनों बाबू गोलगप्पे वाले के सामने थे।
गुड्डू गोलू को देखते ही बाबू मुस्कुरा उठा और कहा, अरे गुड्डू भैया, गोलू भैया, बड़े दिनों बाद आए। हाँ यार बाबू, जिंदगी के झमेलों में इतना उलझे हुए हैं कि सब छूट गया। 2 ही प्लेट लगाओ जरा, गोलू ने कहा। हाँ हाँ भैया, अभी लगाते हैं, आप बैठो ना, बाबू ने कहा। तो गुड्डू अपनी बाइक पर ही बैठ गया और गोलू कुर्सी लेकर गुड्डू के सामने। इन दिनों गोलू का पिंकी से भी मिलना नहीं हो पा रहा था, ना बात हो रही थी, पर गोलू खुश था कि पिंकी और उसके बीच अब कोई नहीं आ सकता। बाबू ने 2 प्लेट बनाकर दोनों को दिया और फिर दूसरे कस्टमर में लग गया। गुड्डू खाने लगा तो उसका मन टटोलने के लिए गोलू ने कहा, भैया आजकल पिंकी का नाम नहीं ले रहे तुम। पिंकी का नाम सुनते ही गुड्डू खाते खाते रुक गया और फिर गोलू की तरफ देखकर कहा, वो हमसे प्यार नहीं करती है गोलू, अब जबरदस्ती तो हम किसी को अपना बना नहीं सकते। हमारी किस्मत में ना जे प्यार व्यार लिखा ही नहीं है। गुड्डू का उदास चेहरा देखकर गोलू को बुरा लगा, लेकिन मन ही मन ये जानकर खुशी भी हुई कि गुड्डू अब पूरी तरह से पिंकी को भूल चुका है। वह उठा और गुड्डू के पास आकर कहा, किसने कहा नहीं लिखा है? अरे देखना, एक दिन आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी आएगी जो आपका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेगी, आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करेगी, और का पता आ गई हो जिसे आप देख ना पा रहे हो या देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हो। गोलू की बात सुनकर गुड्डू खाते खाते फिर से रुक गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों के सामने शगुन का चेहरा आ गया। जिस तरह शगुन उससे बात करती थी, उसका ख्याल रखती थी, वैसे आज तक किसी ने नहीं रखा। गुड्डू को खोया हुआ देखकर गोलू ने उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, का अभी से शादी के सपने देखने लगे? गुड्डू अपने ख्यालों से बाहर आया और आखिरी गोलगप्पा गोलू के मुंह में ठूसते हुए कहा, बहुत बकवास करने लगे हो गोलू, चलो चलते हैं। गोलू ने बाबू को पैसे देने चाहे तो उसने मना कर दिया। कुछ ही दूर खड़े गुड्डू ने इशारे से पैसे लेने को कहा तो बाबू ने पैसे ले लिए और अपने काम में लग गया। गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की और गोलू के साथ घर की ओर चल पड़ा। गोलू पीछे बैठा पिंकी के बारे में सोच रहा था। अब उन दोनों के बीच कोई नहीं था। वही गुड्डू की आंखों के आगे शगुन का चेहरा आ रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और गुड्डू के बाल उससे उड़ रहे थे। आंखों में एक कशिश और चमक थी जो कि अभी कुछ देर पहले ही उभरी थी। गुड्डू और गोलू अपनी आने वाली जिंदगी के सपने खुली आंखों से देखते हुए घर चले आए। बनारस, उत्तर प्रदेश। अगली सुबह घर में कुछ खास मेहमान आने शुरू हो गए। कल सगाई थी और ऐसे में बहुत सारे काम पड़े थे जिन्हें शगुन को ही देखना था। अमन और चाचा के आने की वजह से गुप्ता जी के कंधों का भार भी कम हो गया। सभी बहुत खुश थे। वेदी और प्रीति की कुछ खरीदारी अभी बाकी थी, इसलिए दोनों मार्केट चली गई। दिन भर शगुन तैयारियों में लगी रही। शाम में अमन के कहने पर शगुन, वेदी, प्रीति और अमन चारों 80 घाट जा पहुंचे। शाम का वक्त था और सूरज डूबने को ही था। आरती में अभी वक्त था। चारों वहां बैठकर घाट की सुंदरता को निहारने लगे। अमन की नजर बार बार वेदी पर चली जाती और वेदी वो किसी और ही सोच में खोई हुई थी। आज शगुन घाट पर साड़ी पहनकर आई थी और उस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। आरती का समय हुआ तो चारों उठे। प्रीति और वेदी थोड़ा नीचे चली गई। शगुन ने देखा तो उसने अमन को भी उनके साथ भेज दिया ताकि उनका ख्याल रखे, और खुद वहीं खड़े होकर हाथ जोड़कर आंखें मूंद ली। मंत्रोच्चारण शुरू हुए। जैसे जैसे मंत्र शगुन के कानों में पड़ रहे थे, उसके दिमाग में गुड्डू का ख्याल चल रहा था। आज उसे गुड्डू की बहुत याद आ रही थी। कितने दिनों से उसने गुड्डू को देखा तक नहीं था। शगुन हाथ जोड़े महादेव से कहने लगी, उनका प्यार तो शायद मेरे नसीब में नहीं है, पर काश वो यहाँ होते तो उन्हें जी भर कर देख लेती। ऐसा क्यों होता है महादेव, जिसे पूरे मन से चाहा जाए वही हमें नहीं मिलता। और गुड्डू जी तो मेरे होकर भी नहीं है, उन्हें कुछ याद ही नहीं है, फिर कैसे उनके मन में मेरे लिए प्यार होगा, भावनाएं होगी। आज की शाम आपसे कुछ नहीं मांगेगी, बस इतना मांगेगी कि एक बार उन्हें देख ले। काश हम आंखें खोले और वो हमारे सामने हो, पर हमारी किस्मत, गुड्डू जी तो इस वक्त कानपुर में है और मैं उनसे दूर यहाँ बनारस। शगुन ने आंखें मूंदे रखी और हाथ जोड़े रखे। महाआरती शुरू हुई।
शगुन मन ही मन गुड्डू को याद कर रही थी। अब इसे शगुन का प्यार कहे या महादेव की कृपा, गोलू और गुड्डू उसी शाम बनारस में आए थे और बिल्कुल 80 घाट के सामने आकर उनकी गाड़ी खराब हुई। गुड्डू और गोलू नीचे उतरे तो गुड्डू ने कहा, तुम्हें जेई गाड़ी मिली थी लाने को? अरे भैया, हम सोचे गाड़ी से चलेंगे तो पार्टी को लगेगा बड़ा बिजनेस करते हैं हम लोग, रुको हम देखते हैं कोई मैकेनिक, कहकर गोलू वहां से चला गया। गुड्डू वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में आरती का स्वर पड़ रहा था। ना चाहते हुए भी गुड्डू के कदम 80 घाट की तरफ पड़ गए। वह सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आने लगा। महादेव की कृपा थी कि गुड्डू उसी ओर चला आ रहा था जिस ओर शगुन खड़ी थी। गुड्डू घाट की खूबसूरती में खोया आकर बिल्कुल शगुन के बगल में खड़ा हो गया। उसने शगुन को देखा, ना ही शगुन ने उसे। दोनों आंखें मूंदे हाथ जोड़े एक दूसरे के अगल बगल खड़े थे। गुड्डू की मौजूदगी से शगुन का दिल धड़कने लगा। वही शगुन की मौजूदगी से गुड्डू का मन अब शांत था। जो बेचैनी उसे कानपुर में थी वो एकदम से खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 46। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया। बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। बाय।